हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्री के बारे में, टूल ज्योमेट्री के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं और उसमें नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ चुके हैं, ओआरएस एंड एएसए अप्रोच के बारे में। ये जो फिफ्थ लेक्चर है, फिफ्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे चिप फॉर्मेशन के बारे में। जब भी मशीनिंग होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की मटेरियल रिमूव होता है तो वो इन दी फॉर्म ऑफ चिप्स होता है। तो पहले तो मैकेनिज्म क्या है चिप फॉर्मेशन की, चिप कैसे फॉर्म होती है और चिप फॉर्मेशन कितने तरह की होती है, किस किस मटेरियल की कैसी होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो मशीनिंग इज अ सेमी फिनिशिंग और फिनिश प्रोसेस एसेंशियली डन टू इम्पार्ट रिक्वायर्ड और स्टिपुलेटेड डायमेंशनल एंड फॉर्म एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिश टू द इनेबल द प्रोडक्ट। तो मशीनिंग जो मटेरियल्स रिमूव होता है उसमें चिप फॉर्मेशन जो होती है वो मशीनिंग का एक एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि जैसे ही मटेरियल पे फोर्स अप्लाइड होता है टूल की तरफ से, टूल में एक शार्प एज होती है जो फोर्स अप्लाइड करती है वर्क पीस पे। जब वर्क पीस पे फोर्स अप्लाइड होता है तो शेयर फोर्स लगता है। शेयर फोर्स की वजह से वो क्या होती है, शेयर स्ट्रेंथ से ज़्यादा जब फोर्स हो जाता है तो डिफ़ॉर्म होना शुरू होती है। जब वो डिफ़ॉर्म होती है तो फोर्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उसमें एलोंगेशन होता है, और एलोंगेशन की वजह से क्या होती है, वो एक चिप का फॉर्मेट ले लेती है। अब जैसे यहाँ से हम एक्सप्लेन करेंगे, ड्यूरिंग कंटिन्यूस मशीनिंग द अनकट लेयर ऑफ द वर्क मटेरियल इज जस्ट अहेड द कटिंग एज इज सब्जेक्टेड टू ऑलमोस्ट ऑल साइड कंप्रेशन एज इंडिकेटेड इन फिगर। इस फिगर में जैसे कि दिखाया गया है उसमें हर तरफ से इस पर फोर्स लग रहा होता है। एक FN लग रहा है, फोर्स जिस डायरेक्शन में टूल मूव कर रहा है, एक जिस डायरेक्शन में, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है इनका वेक्टर के थ्रू हम दिखा सकते हैं। इसमें जो F फोर्स लगता है वो लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ रैक फेस जहाँ पे अप्लाई है वहाँ पे क्या होता है, F फोर्स लगता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन, उसके 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है नॉर्मल फोर्स। तो उन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स एक डायरेक्शन में लगता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। उस डायरेक्शन में क्या होता है, मटेरियल रिमूव होना शुरू होता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टूल on the chip arises out to the normal force N and the frictional force F. Due to such compression shear stress develops. इसकी वजह से जैसे कि मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, with that compressed region in different magnitude in different directions and rapidly increase in magnitude whenever and wherever the value of the shear stress reaches or exceeds to the shear strength of the work material in the deformation region, yielding or slip takes place, resulting shear deformation in the region and the plane of the maximum shear stress. But the force causing the shear stress is in the region of the chip quickly diminish and finally disappear while the region moves along the tool rack surface towards and then goes beyond the long before total separation takes place. अब इस पूरी जो हमने पढ़ा है इसकी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो दो फोर्स लग रहे होते हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है और एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होता है। तो नॉर्मल फोर्स की वजह से जो होता है वो शेयर फोर्स अप्लाई होता है उस पर, इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से। तो जब शेयर फोर्स अप्लाई होता है तो शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है। जब शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होती है तो अगर वो उसकी शेयर स्ट्रेंथ से आगे निकल जाती है तो डिफॉर्म होना शुरू होता है। डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, उसमें एलोंगेशन आते हैं और वो पार्ट कट के अलग हो जाता है, और जैसे ही वो पार्ट कट के अलग होता है उस रीजन से, वहाँ से जो शेयर स्ट्रेस है, डिफॉर्मेशन है, गायब हो जाता है। अगर टूल कंटिन्यूस चलता रहेगा तो वहाँ पे स्ट्रेस कंटिन्यूस चलती रहेगी, आगे की तरफ एलोंगेट होती रहेगी और मटेरियल रिमूव होता रहेगा। ये बेसिक मैकेनिज्म है मटेरियल रिमूवल की। The pattern and extent of load deform of the chip due to the primary and the secondary shear deformation of the chip at the log. अब दो वजह से होते हैं, एक प्राइमरी की वजह से होता है और एक सेकेंडरी की वजह से होता है। रैक फेस पे आके ये स्ट्राइक करते हैं और धीरे धीरे करके टूटते जाते हैं और अलग निकलते जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन ब्रिटल मटेरियल, ये था डक्टाइल मटेरियल में। अब जब ब्रिटल मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, प्लास्टिक, देखो डक्टाइल मटेरियल जब हमने
मटेरियल साइंस में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो डिफॉर्म होता है, डिफॉर्म होने के बाद इलास्टिकली डिफॉर्म होता है पहले इलास्टिक लिमिट तक, फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है प्लास्टिक लिमिट तक, उसके बाद यील्ड पॉइंट के बाद उसमें थिनिंग शुरू हो जाती है और वो ब्रेक हो जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे जाके। लेकिन डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, सीधे इलास्टिक लिमिट के बाद प्लास्टिक लिमिट आती है और उसके बाद डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो जो डक्टाइल मटेरियल में कंटिन्यूस चिप बनती हैं, लंबी लंबी चिप्स बनती हैं, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में कंटिन्यूस चिप नहीं बनती हैं, डिसकंटिन्यूस चिप पड़ती है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती जाती है। तो अब मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन ऑफ मशीनिंग ब्रिटल मटेरियल्स, द बेसिक ऑफ टू mechanism involve the chip formation that yielding generally for ductile materials and brittle fracture generally for brittle material। अब yielding हमने पढ़ ली आगे ऊपर की तरफ कि yielding की वजह से क्या होता है। during the machining first a small crack develops in the tool tip as shown in figure में दिखाया गया है। टूल टिप में एक छोटा सा क्रैक होता है टूल टिप के पास, ठीक है। ड्यू टू वेजिंग एक्शन ऑफ द कटिंग एज at the sharp crack tip, stress concentration takes place. In the case of ductile material, immediately yielding takes place at the crack tip and reduces the effect of the stress concentration and prevent the propagation as crack. But in case of brittle material, the initial crack quickly propagates under stressing action and total separation takes place from the parent workpiece थ्रू द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ एज इंडिकेटेड इन फिगर 5.0। जैसे कि इसमें दिखाया है, पहले टूल टिप पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटल मटेरियल डिफॉर्म होना शुरू होता है। अब जो ब्रिटल मटेरियल होती है उसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, क्योंकि उसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे पहुंच के ज्योमेट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ chip formation, the geometry of the chip machine being formed at the cutting zone follows a particular pattern, especially in machining ductile materials. The major section of the engineering materials being machined are ductile in nature. Even some semi-ductile or brittle materials behave ductile under the compressive force at the cutting zone during machining। जब compressive force लगता है चिप रिडक्शन कोफिशिएंट और कटिंग रेशियो क्या होता है कि जैसे हमने डेप्थ ऑफ कट दिया है मटेरियल को कुछ, तो जितना डेप्थ ऑफ कट दिया है उतना ही काटेगा, उतना ही डेप्थ की मशीनिंग करेगा वो। लेकिन जब हम चिप को देखते हैं तो चिप जो आती है वो क्या होता है, उसकी डेप्थ बढ़ जाती है। तो एक होता है कट चिप थिकनेस और एक होता है अनकट चिप थिकनेस। जब इन दोनों का जो रेशियो होता है कट चिप थिकनेस टू द अनकट चिप थिकनेस, उसे हम बोलते हैं क्या, कटिंग रेशियो और चिप रिडक्शन कोफिशिएंट। तो इसमें डायग्राम में आपको बताया गया है कि काटने से पहले उसकी डेप्थ A2 है, कटने के बाद पहले A1 है, कटने के बाद A2 हो जाती है। तो इन दोनों का जो रेशियो है यहाँ पे लिखा हुआ है A2/A1, ये होता है कट चिप थिकनेस, और ये ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि A2 यानी कि कटने के बाद जो चिप की थिकनेस है वो बढ़ जाती है जितना कि कटने से पहले थी। अब चिप फॉर्मेशन तो कटने के बाद ही होता है, तो जो हम थिकनेस लेते हैं अनकट चिप थिकनेस, वो हमारा डेप्थ ऑफ कट होता है। तो जितना डेप्थ ऑफ कट होगा उतना ही कट चिप थिकनेस होगा। बाकी ये रिलेशन बताए हुए हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। अब आते हैं शेयर एंगल पे। शेयर एंगल कैसे निकालते हैं इनसे। शेयर प्लेन और शेयर एंगल के बारे में रिलेशन दे रखा है, ये निकल के आता है tan बीटा इज इक्वल टू होता है cos गामा नॉट r माइनस साइन गामा नॉट। और ये tan बीटा को ऐसे लिख सकते हैं r cos गामा नॉट, अगर हम r की टर्म में ही लिखते हैं इसको, r cos गामा नॉट 1 माइनस r साइन गामा नॉट। गामा नॉट क्या होता है, रैक एंगल। तो रैक एंगल के रेस्पेक्ट में भी हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। बीटा होता है शेयर एंगल, तो बीटा शेयर एंगल, रैक एंगल और चिप थिकनेस रेशियो के बीच में जो ये रिलेशन होता है, ये होता है tan बीटा इज इक्वल टू r cos गामा नॉट 1 माइनस r साइन गामा नॉट। अब कटिंग स्ट्रेंथ। अब जो चिप जो फॉर्म होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, एक होती है कंटिन्यूस चिप, एक होती है नॉन कंटिन्यूस चिप, और एक होती है कंटिन्यूस चिप विद बुल्ट अप एजेस।
तो कंटिन्यूस चिप के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो डक्टाइल मटेरियल की बनती हैं, उसकी मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। नॉन कंटिन्यूस चिप जो होती हैं वो ब्रिटल मटेरियल की होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है बुल्ट अप एज फॉर्मेशन। तो इसकी कॉज क्या होती है? इन मशीनिंग डक्टाइल मटेरियल्स लाइक स्टील्स विद लॉन्ग चिप टूल कंटेंस लेंथ ऑफ स्ट्रेस एंड टेम्परेचर डेवलप्ड। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो क्या होता है, जैसे चिप, थोड़ी थोड़ी जो चिप होती हैं वो मेल्ट होके धीरे धीरे टूल के सरफेस पे चिपकने लगती हैं, और जब टूल के सरफेस पे जो चिपक जाती हैं धीरे धीरे करके, उसे हम बुल्ट अप एजेस बोलते हैं। तो ये जो बुल्ट अप एजेस होती हैं ये क्या करती हैं, एज ए कटिंग एज का काम करती हैं, कटिंग एज पे चिपक जाती हैं और मटेरियल को कट करने लगती हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे टूल में वियर नहीं होता, टूल की लाइफ बढ़ जाती है और टूल ज़्यादा टाइम तक चलता है, और धीरे धीरे करके वो बुल्ट अप एजेस टूट टूट के गिरती रहती हैं। जब वो ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं फिर नई बुल्ट अप एज बनना स्टार्ट होती है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि जब बुल्ट अप एजेस से कटिंग हो रही होती है तो वो एक निश्चित पैरामीटर में, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, बुल्ट अप एजेस कभी कम हो जाती हैं, कभी ज़्यादा हो जाती हैं, तो उनका एक सर्टेन डायमेंशन नहीं होती, जिसकी वजह से जो सरफेस फिनिश होता है वो रफ़ हो जाता है। तो बुल्ट अप एजेस की वजह से जो सरफेस फिनिश होता है, तो अब ये इसमें दे रखा है टाइप ऑफ रेगुलर साइज और शेप, मतलब कितने तरह की चिप्स होती हैं वो इसमें एक्सप्लेन की हुई हैं, जो कि हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। पहला कंटिन्यूस चिप, दूसरी डिसकंटिन्यूस चिप, तीसरी कंटिन्यूस चिप विद वोल्ट अप एजेस। चिप्स तो कंटिन्यूस बनती हैं लेकिन जो सरफेस फिनिश होता है वो इरेगुलर हो जाता है, क्योंकि वोल्ट अप एजेस का एक पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्थोग्राफिक एंड ऑर्थोग्राफिक कटिंग क्या होती है, आइसोमेट्रिक कटिंग क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।